इस संक्रमण से अब तक कोविड धनात्मक 257 लोगों की मृत्यु हुई है। आइसोलेशन वार्ड में इस समय 4,765 लोग हैं जिनका इलाज विभिन्न चिकित्सालयों में और चिकित्सा महाविद्यालयों में किया जा रहा है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 8,963 लोग हैं जिनके सैंपल लेकर के उनकी जांच की प्रक्रिया चल रही है। कल प्रदेश में अधिकतम अब तक के अधिकतम सैंपल्स की जांच हुई और कल प्रदेश में 12,589 सैंपल्स की जांच की गई। प्रयोगशालाओं को 11,226 सैंपल्स भेजे गए थे, उनके पास कुछ जो पहले की पेंडेंसी थी वो भी क्लियर हुई और 12,589 सैंपल्स की कल जांच की गई। पूल सैंपलिंग के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 1,036 पूल और 10-10 सैंपल के 167 पूल लगाए गए। आरोग्य सेतु ऐप का हम निरंतर उपयोग कर रहे हैं। अब तक जिन लोगों को अलर्ट जारी हुआ है उनमें से 60,194 लोगों को हमारे कॉल सेंटर से फ़ोन किया जा चुका है और उनका हालचाल पूछा जा चुका है। हमारे कॉल सेंटर का नंबर 1800-180-5145 है। ये हेल्पलाइन है। इस नंबर पर फ़ोन करने पर आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता और आप जब भी कभी चाहें कोरोना वायरस के संक्रमण के विषय में कोई भी आपको अगर शंका हो, आपको खांसी हो रही हो, आपको बुखार हो या आपकी सांस फूल रही हो, इस नंबर पर फ़ोन कीजिए। हमारे विशेषज्ञ आपको सलाह देंगे और अगर वो आपको अपनी जांच करवाने को कहते हैं तो अपनी जांच करवाइए। अगर संक्रमण पाया जाए तो अपना इलाज करवाइए। जांच की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क की गई है, इसलिए आप इसमें बिल्कुल संकोच न करें। अगर आपको लक्षण लगता हो तो तत्काल सामने आएँ और अगर आपको लगता हो कि आपके किसी पड़ोसी में लक्षण आ रहे हैं, आपके परिवार वाले में लक्षण आ रहे हैं, तो तत्काल अपनी जांच करवाइए। जितनी जल्दी आप जांच करवा लेंगे उतनी ही जल्दी आप पूर्णतः उपचारित होकर घर चले जाएंगे, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जिस घर में अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो रहा है तो कई लोग संक्रमित हो जा रहे हैं। अगर उन्होंने विलंब से अपनी जांच करवाई और संक्रमित रहे तो फिर बहुत लोग संक्रमित हो जाते हैं। जब प्रारंभ में आप अपनी जांच करवा करके और अगर आप अपना इलाज शुरू करवा लेते हैं, आप अस्पताल चले जाते हैं, तो आपके घर के लोग संक्रमित नहीं होते। आज सुबह ही हमने देखा लखनऊ में और फिरोज़ाबाद में और आगरा में और गाज़ियाबाद में कई जगह कई ऐसे प्रकरण सामने आए जहां की एक घर में एक व्यक्ति संक्रमित हुआ तो उसके घर के 6 लोग, 9 लोग, 10 लोग संक्रमित हो गए। अगर जिस व्यक्ति को जैसे ही लक्षण मालूम पड़ते हैं और वैसे ही अपनी वो जांच करवा ले तो उसके घर वाले भी सुरक्षित रहेंगे और वो भी सुरक्षित रहेगा, उसकी चिकित्सा जल्दी हो जाएगी और घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो संक्रमित नहीं होने पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जैसे ही आपको लगे कि आपकी सांस फूल रही है या खांसी हो रही है, तत्काल अपनी जांच करवाइए और इसकी व्यवस्था निःशुल्क है, इसलिए कोई संकोच न करिए। और अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उसके प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना मन में मत लाइए। संक्रामक बीमारी है, कोरोना वायरस किसी को हो सकती है, इसलिए अगर कोई हमारा पड़ोसी, हमारा कोई रिश्तेदार अगर संक्रमित होता है तो उसके प्रति हमको मन में कोई दुर्भावना नहीं लानी चाहिए। हमको उसकी आगे बढ़ के सहायता करनी चाहिए। जिला प्रशासन को या मुख्य चिकित्सा अधिकारी को या पास के जिला अस्पताल में सूचना देनी चाहिए। अगर आप गांव में रहते हैं तो जो आपकी आशा वर्कर हैं उनको सूचना दीजिए, वो तत्काल वो सूचित करेंगी। और अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत खराब हो रही है, सांस फूल रही है, तत्काल आप एम्बुलेंस को बुलाइए, 108 नंबर पर फ़ोन करिए। 108 नंबर पर फ़ोन करके एम्बुलेंस बुला करके अस्पताल जाएं, वहां आपकी जांच भी होगी और आपका इलाज भी किया जाएगा। और जो आरोग्य सेतु ऐप जिससे हम बार बार फ़ोन कर रहे हैं लोगों को, जो अलर्ट्स आ रहे हैं, आपसे अनुरोध है इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये एक बहुत ही उपयोगी ऐप है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आरोग्य सेतु को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने से ये आपको अलर्ट करता है, आपको सावधान करता है। अगर आप किसी भी संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक जाते हैं
तो आपको ये सावधान कर देता है, और आपको सावधान करता है तो फिर आप अपने लक्षणों की जांच कर सकते हैं, आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो इस ऐप को डाउनलोड करिए। आशा वर्कर्स लगातार प्रवासी जो हमारे कामगार लौटे हैं उनकी ट्रैकिंग कर रही हैं, और वो इसमें गांव-गांव, घर-घर जाकर अच्छा कार्य कर रही हैं। अब तक उन्होंने 12,80,833 प्रवासी कामगारों को ट्रैक किया है, जिनमें से 1163 में 1163 में हमें कोई न कोई लक्षण उन्होंने बताया है। उन्होंने बताया है कि इनमें कोई न कोई लक्षण है, या तो ज्वर है, या इनको खांसी हो रही है, या इनके सांस फूल रही है, और उन सब की सैंपलिंग कराकर जांच की कार्रवाई हो रही है। और जहां जहां जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं उनके चिकित्सा के लिए उनको अस्पताल में भेजा जा रहा है। सर्वेलेंस का कार्य हमारा लगातार चल रहा है 14,872 इलाकों में, जिसमें 4,275 हॉटस्पॉट के इलाके हैं और 10,597 नॉन हॉटस्पॉट के इलाकों में अभी तक सर्वेलेंस हुआ है। 1,06,204 टीमों के माध्यम से, टीम दिवस के माध्यम से 82,12,555 घरों का सर्वेलेंस किया गया, जिसमें 4,17,35,408 लोग सर्वेलेंस में लिए गए। अभी मैंने आपको बताया कि हमारा एक हेल्पलाइन नंबर जो आम पब्लिक के लिए है, जिसमें कोई भी फ़ोन कर सकता है, 1800 180 51 45। हम लोगों ने कल से एक नया हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, 1800 180 51 46। ये आम पब्लिक के लिए नहीं है, ये आशा वर्कर्स के लिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए, एएनएम के लिए, जो एएनएम्स होती हैं, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, और जो प्राइवेट फार्मासिस्ट हैं, जो प्राइवेट दवा की दुकानें हैं, उनके लिए ये नंबर है। अगर प्राइवेट दुकानों में जो फार्मासिस्ट हैं वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति खांसी की दवा लेने आ रहा है या बुखार की दवा आपसे ले रहा है, तो इस नंबर पर आप हमें सूचित करिए, ताकि हम उसकी जांच करवा सकें, उससे हम हालचाल पूछ सकें अपने कंट्रोल रूम से, और उसकी हम जांच करवा सकें कि अगर उनको कहीं कोविड की समस्या हो रही हो तो उनके समय से हम चिकित्सा करा सकें। तो आशा वर्कर्स, एएनएम, आंगनवाड़ी वर्कर और जो प्राइवेट दवा की दुकानें हैं, उनके लिए हमारा नंबर, हेल्पलाइन नंबर है 1800 180 51 46। इस पर फ़ोन करके हमें सूचना दीजिए, और हम फिर उनको ट्रैक करेंगे और उनकी हम जांच करवाएंगे, उनकी हम चिकित्सा करवाएंगे। अब हम लोगों ने जो हमारे मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हैं, इनको भी हमने भेजना शुरू किया है वैसे इलाकों में जहां बहुत प्रवासी कामगार आए हैं। हर मोबाइल मेडिकल यूनिट को ये बताया गया है कि वो प्रत्येक दिन अगर शहरी क्षेत्र में जाएं तो 3 मोहल्लों में जाएं, और जाकर के वहाँ पर जिसको भी बुखार हो रहा हो या खांसी हो रही हो, उनकी जांच पड़ताल करें, उनसे हालचाल पूछें, जांच पड़ताल करें, उनके नमूने भी लें। और गांव में जाएं तो गांव में भी 2 या 3 गांव में जाकर के वो ये काम करें, ताकि अब यह काम शुरू भी हो गया है, फील्ड में ये काम शुरू हो गया है। आज ही मेरे पास बाराबंकी के गांव से फोटोग्राफ्स भी आए हैं, जहां की मोबाइल मेडिकल यूनिट जाकर के लोगों की चेकिंग कर रही है, टेस्ट, वो परीक्षण कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम एक बार फिर आज जो हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और हमारे जो वार्ड बॉय, स्वीपर्स इस काम में लगे हुए हैं, कोविड के मरीजों की देखभाल में, उनके चिकित्सा में, मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स के सभी स्टाफ, उनको हम धन्यवाद देते हैं, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। वो फ्रंट लाइन पर रहकर अच्छा कार्य कर रहे हैं, और साथ ही साथ जितने भी लोग हमें इसमें सहयोग दे रहे हैं इस कार्य में, चाहे हमारे पुलिस के साथी हों, चाहे प्रशासन के साथी हों, चाहे हमारे नगर निगम या ग्राम पंचायतों में हमारे सफाई कर्मी हों जो सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं, और जो भी सरकारी या गैर सरकारी संगठन के जो लोग भी इस लड़ाई में हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारे साथ हैं, हम उन सब का धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। और एक बार आपके माध्यम से फिर से बताना चाहते हैं कि इस बीमारी से हमें घबराना नहीं है, हमें सतर्क रहकर, सावधान रहकर अपना बचाव करना है। इतने बड़े प्रदेश में जहाँ की जनसंख्या इतनी बड़ी है, अगर संख्या नियंत्रित है, तो इसका मुख्य कारण समाज का, लोगों का, समुदाय का और सभी विभाग के सरकारी और जो गैर सरकारी लोग हैं, सबका सहयोग है। हम सबको अपने आप को बचाना है और हम सबको दूसरों को बचाना है, और ख़ास करके हमें अपने बुजुर्गों को, जो कमज़ोर और बीमार व्यक्ति हैं उनको, जो छोटे बच्चे हैं उनको, और गर्भवती महिलाओं को बचाना है। सावधान रहकर अपना बचाव करिए,
बार बार साबुन पानी से हाथ धोते रहिए। बार बार जब भी आप सार्वजनिक स्थलों पर जाइए अपने मुंह और नाक को ढकिए, चाहे मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, गमछे से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, लेकिन मुंह और नाक को ढकिए। और जब भी कभी आप कहीं जाएं, किसी से बातचीत करें, 2 गज की दूरी जरूर मेंटेन करें। 2 गज की दूरी बचाव के लिए जरूरी। इस मंत्र को याद रखिए। अगर आप लोगों से 2 गज की दूरी मेंटेन करेंगे तो अगर वो कोई उससे वायरस निकल भी रहा है तो आप तक नहीं पहुंचेगा, आप बचे रहेंगे। खुद को बचाइए और दूसरे लोगों को भी बचाइए और अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए। गर्म पानी पीजिए, नीम की पत्ती का सेवन कीजिए, योगाभ्यास करिए, प्राणायाम करिए, अदरक, तुलसी, काली मिर्च का काढ़ा पीजिए, अजवाइन का अर्क पीजिए, गिलोय का रस पीजिए। अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए, स्वयं बचिए, दूसरों को भी बचाइए। हमारा मूल मंत्र यही होना चाहिए। जब सभी कार्य अब चल रहे हैं, सारी गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं, तो इस समय हमें अपने आप को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। अगर हम सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो इस संक्रमण पर नियंत्रण करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 11 की बैठक के संदर्भ में सर्वप्रथम कोविड-19 की जो संक्रमण है इस पर गंभीरता से एक एक जिले की समीक्षा की। एक एक जिले में जो संख्या आई है उस संख्या के अगेंस्ट कहां से आया है, संक्रमण का कारण क्या है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कैसे हो रही है और क्या उसकी चेन है उसको कैसे तोड़ा जा सकता है जिले में, इस पर उन्होंने आज पूरी सावधानी और सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हर जनपद में हर जो नया केस आता है उसकी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और उसके पीछे कहाँ कहाँ लोग किससे मिले हैं, ये जो पूरी व्यवस्था बनी है मेडिकल की, इसको मजबूती से आगे बढ़ाया जाए जिससे हम कंटेन कर सकें और जो भी संक्रमित हो उनको तत्काल उपचारित करा सकें। उन्होंने आज जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो निर्देश आए हैं उनकी समीक्षा भी की है। धर्मस्थलों के निर्देश स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार के आ गए हैं। जो अनलॉक 1 के निर्देशों के क्रम में गृह मंत्रालय भारत सरकार के हैं। आपको मालूम है कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप, गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप अनलॉक 1 के प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद निर्देश मुख्य सचिव साहब की तरफ से जारी हो चुके हैं और उसी कड़ी में अब आगे गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेशों के क्रम में जो स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार को निर्देश देने थे, गाइडलाइंस बनानी थी हेल्थ की, वो अब उन्होंने जारी कर दी हैं। तो उसके क्रम में धार्मिक स्थलों के बारे में जो निर्देश भारत सरकार ने दिए हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स के बारे में जो निर्देश दिए हैं और ऑफिसेज के बारे में जो निर्देश दिए हैं, उनका आज जो है समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से की गई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि धर्म स्थलों पर जो निर्देश भारत सरकार के आए हैं उनका तत्काल आज ही परीक्षण करके इस प्रकार से व्यवस्था बनाई जाए कि जो है उसको हम धर्म स्थलों को खोलने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस संबंधित अधिकारी जो हैं वो धर्मस्थलों के जो प्रभारी हैं उनके साथ संपर्क बनाकर, संवाद बनाकर उनको खोलने की व्यवस्था भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप करेंगे। ये व्यवस्था करी जाएगी कि धर्मस्थल पर सैनिटाइजर रहेगा, इंफ्रारेड थर्मामीटर रहेगा, पल्स ऑक्सीमीटर भी रखने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। धर्मस्थल के अंदर एक बार में 5 से अधिक श्रद्धालु यथासंभव न हो, यह भी देखना होगा और जो प्रतिमा है और धार्मिक ग्रंथ है उसको कोई छुए न, स्पर्श न करे और जो भी धर्मस्थल में जाए जूता चप्पल बाहर छोड़कर जाए और जूता चप्पल रखने की जो व्यवस्था है वो उसका प्रॉपर इंतज़ाम सभी धार्मिक स्थलों पर किया जाए। उन्होंने कहा कि उचित होगा कि यथासंभव अपने वाहन आदि में ही लोग अपना जूता चप्पल उतार के जाएं जिससे कि धर्मस्थल के प्रस्थान आगमन में कोई किसी तरह की कठिनाई न हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्वारंटाइन सेंटर, कम्युनिटी किचन के संचालन के लिए भी जो है उनको सैनिटाइज करने के लिए और उनकी प्रॉपर अच्छा व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। कामगारों और श्रमिकों को 1000 रुपये की जो धनराशि दी जा रही है भरण पोषण की, उसकी भी आज समीक्षा करके उसकी मॉनिटरिंग करके उस कार्य को भी आगे बढ़ाने के लिए
निर्देशित किया है। जो भी संक्रमित हो रहे हैं उनके समुचित उपचार के लिए उन्होंने निर्देश दिया है। उन्होंने मुख्य सचिव महोदय को निर्देश दिया है कि वे सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों से प्रतिदिन संवाद कर लें और कोविड चिकित्सालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उनको आगे जो है उनकी मॉनिटरिंग और समीक्षा करते रहे। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में रोगियों के पीने के लिए गुनगुना पानी की व्यवस्था भी कर ली जाए। ल्यूक वार्म वाटर जो है, जो वार्म वाटर जो है पेशेंट्स के लिए और वहाँ जो लोग हैं उनकी व्यवस्था यथासंभव हो जाए। L1 कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन और L2 में कोविड चिकित्सालयों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर दोनों की व्यवस्था रहे। जहाँ भी चिकित्सालय रहे वहाँ साफ सफाई हो, बेडशीट आदि की व्यवस्था प्रॉपर हो, वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स राउंड लें, रोगियों को शुद्ध और सुपाच्य भोजन मिले, संक्रमित मरीजों को रिकवरी जल्दी से हो, गति अच्छी रहे और संक्रमण से जो बचाव करते हुए जो रिकवरी रेट है उसको और हम अच्छा बढ़ा सकें अपने प्रदेश में, ये निर्देश उन्होंने दिए। बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के साथ साथ जागरूकता और सर्वेलेंस के लिए भी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने मजबूती से आदेश किया है। उन्होंने कहा है कि कोविड अस्पतालों में उपचार की व्यवस्था मजबूत हमारे प्रदेश में होगी तो निश्चय ही लोग जल्दी उपचारित होकर जो है बाहर आएंगे और उनको जो है रिकवरी रेट बढ़ सकेगा। कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए जागरूकता और लोगों को सजग रखने के लिए भी निगरानी समितियों को और मजबूत करने का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है और निरंतर आशा वर्कर को ये निर्देश दिया जाए कि वो संवाद संबंधित अपनी कम्युनिटी से, अपने वहाँ पर जहाँ पर भी गाँव में कर रहे हैं वहाँ पर लोगों से अपना संवाद बनाए, जिससे कि और आगे जाकर लोगों को जागरूकता भी हो और उपचार भी हो। मुख्यमंत्री जी ने औद्योगिक गतिविधियों को और तेज लाने के लिए जो है रोजगार को और अधिक बढ़ाने का निर्देश दिया है। उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए MSME सेक्टर में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम के योजनाओं को भी लागू करने का उन्होंने निर्देश दिया है। उद्योग बंधु, पिकअप और अन्य जो भी उद्योग विभाग की संस्थाएं हैं वह अनुकूल परिस्थिति और ऐसा जो है एटमॉस्फेयर तैयार करें जिससे कि रोजगार भी बढ़ सके और उद्योग भी आगे बढ़ सके। प्रदेश में वापस लौटे कामगार और श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री जी के विशेष पैकेज के अंतर्गत उनको लाभ देने के लिए और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, ये निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया। मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से ये कहा है कि लगभग जो हमारे रेहड़ी खोंचे वाले हैं उनका जो है सर्वे अब तेजी से प्रदेश में चल रहा है अर्बन एरियाज़ में, और अर्बन एरियाज़ में इनकी संख्या 15 लाख से अधिक होगी, कम से कम 15 लाख होगी, ये उनका अनुमान है। तो इसकी सर्वे चल रहा है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस सर्वे के आधार पर जो अर्बन सेक्टर में इस तरह के स्ट्रीट साइड वेंडर्स हैं उनको जो प्रधानमंत्री पैकेज है 10,000 रुपये का जो है लोन दिया जा सकता है, उसमें छूट भी है, अच्छे वसूली अच्छी जहाँ पर जो है रिकवरी हो। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उसमें जो है अधिक से अधिक सर्वे करके लोगों को लाभान्वित किया जाए और जल्दी उसके कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। MSME सेक्टर में जो है ऋण देने के लिए भी उन्होंने स्टेट बैंकर्स कमेटी को आयोजित करने का निर्देश दिया है और बहुत जल्दी ही इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने विशेष आर्थिक पैकेज के लिए भी अधिक से अधिक लाभ के लिए अन्य सेक्टर में लाभार्थियों को और अधिक जोड़ने के लिए उनको लाभान्वित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं में कामगारों और श्रमिकों को जोड़ने के लिए निर्देश दिया है। विभिन्न योजनाओं में यथा जहां रोजगार की मैपिंग के बाद कार्य लिए जा सकते हैं, मनरेगा आदि में भी विशेष रूप से बल देने के लिए कहा है। उन्होंने ऐसे जनपदों को भी चिन्हित करने के लिए आदेश दिया है जहां 25,000 या 25,000 से ज़्यादा श्रमिक और कामगार लौटे हैं और उन जनपदों में स्किल मैपिंग के कार्य को तेज़ी से करने का निर्देश उन्होंने दिया है। श्रमिकों को, स्ट्रीट वेंडरों को, MSME इकाइयों को जो भी संभव लाभ है वो तो दिया ही जाए, सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत भी उनकी एक प्रभावी योजना बनाकर कार्रवाई की जाए। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो पोर्टल की कार्रवाई है वो निर्देश दिया है। औद्योगिक इकाइयों को लिए जो संस्थाएं हैं श्रमिकों कामगारों से उनको जोड़ने के लिए प्रयास करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है और नोडल अधिकारियों को प्रदेश सरकारों से संपर्क करके ये भी कहा है कि जो अन्य प्रदेश से लोग आने के लिए रह गए हैं
उनको अब जो भी आना चाह रहे हैं उनको प्रोत्साहित करके उनको ट्रेनों की व्यवस्था के माध्यम से प्रदेश में लाया जाए। डिजिटल पेमेंट की सुविधा को विशेष बल मुख्यमंत्री जी ने शुरू से दिया है। हर योजना में डिजिटल पेमेंट इंश्योर किया है। हर योजना में कहीं ना कहीं एक क्लिक से लाखों लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। इस व्यवस्था को, डिजिटल पेमेंट को और अधिक मजबूत करने का उन्होंने कहा है। डिजिटल पेमेंट से एक और जहां घर बैठे जो है व्यवस्था मिल सकती है, दूसरा घर बैठे कोई भी विदाउट एनी डिले काम भी बहुत तेज़ी से होता है और जो है अनावश्यक रूप से किसी को बैंक तक या कहीं तक जाना नहीं पड़ता है, इसलिए इस पर विशेष बल दिया गया है। रेहड़ी खोंचे वालों को भी डिजिटल बैंकिंग से जोड़ा जाए और उनमें बचत की एक जो प्रवृत्ति है, इसको अगर डिजिटल बैंकिंग होगी तो इससे बचत की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। ये जो है विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। मंडियों के संक्रमण पर विशेष ध्यान आज दिया गया है और वहाँ पर भी सैनिटाइजर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर और पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था करने का उन्होंने निर्देश आज दिया है। आज तक 1620 ट्रेन हमारे प्रदेश में आ चुकी हैं। आज भी 4 ट्रेन हमारे प्रदेश में आ रही हैं जो साउथ के राज्यों से आ रही हैं, बंगाल से आ रही हैं और अब तक 21,90,000 लोग केवल ट्रेन से हमारे प्रदेश में आ चुके हैं। अब जो आगे ट्रेन हमारे यहाँ स्वीकृत हैं 1671, ये ट्रेन धीरे धीरे आ रही हैं। कई प्रदेशों से जो है ट्रेन आ रही हैं और कई प्रदेशों में हमारा प्रयास है कि जहाँ भी ट्रेन और चलाने की आवश्यकता है उनको अवश्य जल्दी से जल्दी चलाया जाए। गृह भाग के अंतर्गत जो धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई हुई है, अब 62,615 FIR दर्ज हो गई हैं। 1,72,372 लोगों पर जो है कार्रवाई की गई है। 56,97,000 वाहनों की जो है सघन चेकिंग की गई है और 51,446 वाहन सीज किए गए हैं। चेकिंग भी लगातार चल रही है और आपको जानकर खुशी होगी कि जो भी कार्रवाई हुई है उसमें बहुत अधिक कार्य हुआ है और अब तक 25 करोड़ 68 लाख रुपए का समन शुल्क जो है वसूल किया गया है। आवश्यक वस्तु की कालाबाजारी ना हो, उनकी जमाखोरी ना हो। 680 FIR अब दर्ज हो गई हैं। 888 लोगों पर FIR दर्ज हुई है। फेक न्यूज़ पर भी 1368 मामलों पर जो है कार्रवाई अब तक सूचना विभाग के माध्यम से किया गया है। हॉटस्पॉट्स अब 1658 हो गए हैं और इन 1658 हॉटस्पॉट्स में लगभग 9,33,000 मकान हैं। 51 लाख लोग हॉटस्पॉट क्षेत्र में जो है निवासित हैं। इसके साथ साथ APC साहब के माध्यम से डोर स्टेप डिलीवरी अब 6,071 वाहनों से जो है अब भी की जा रही है और राशन भी 4,059 डोर स्टेप डिलीवरी राशन भी अब तक जारी किया गया है। इसके अलावा उद्योग भाग के माध्यम से अब जो है 1819 करोड़ रुपया लगभग 86,713 इकाइयों से बांट दिया गया है और अब 1,000 रुपये की धनराशि निर्माण श्रमिकों को, नगरीय क्षेत्र के श्रमिकों को, ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों को कुल 33,41,000 लोगों को बांटा गया है, जो 334 करोड़ रुपए की धनराशि बांट दी गई है। जो भी कार्य हो रहा है वो तेजी से किया जा रहा है और जैसा अभी बताया गया, विशेष रूप से जो स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल हैं उनमें संक्रमण न हो, उनकी बेहतर और चिकित्सकीय व्यवस्था सुनिश्चित हो सके, इनका प्राइमरी फीडबैक लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।